हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? ठंड बहुत ज्यादा बढ़ रही है भाई और मेरी तबीयत भी ढीली हो रही है। नहीं नहीं, मिंकू, विशाल, भुवाली, जतिन, विवेक, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है भाई। सुनजीत, मैं अब लाइव आ गया हूँ, ठीक है ना? क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूँ? जय हिंद भाई, जय हिंद, जय श्री राम, राम राम भाई। हैप्पी न्यू ईयर सभी लोगों को। मैं एकदम ठीक हूँ। चलिए, ठीक है दोस्तों। देखिए, मैंने आपको टेबल याद करवाई है पूरी की पूरी। उसी पे बेस्ड क्वेश्चन 153 सवाल हम बेसिक कर चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री के। ये सवाल 154 है। यदि थीटा 0 से π/2 के बीच में है और फाई जो है वो दूसरा एंगल है जो 0 से π/2 यानी कि 90 के बीच में है, और कॉस थीटा छोटा है कॉस फाई से, तो आप बताओ कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट होगा। सभी बच्चे जानते हैं कि जैसे जैसे 0 से 90 डिग्री की तरफ जाते तो कॉस का मान घटता है, जैसे जैसे 0 से 90 डिग्री की तरफ जाएंगे तो कॉस का मान घटता है। बड़े एंगल की तरफ जाएंगे कॉस का मान घटेगा। टेबल याद होनी चाहिए। अगर सवाल में कॉस थीटा छोटा बोला है, कॉस फाई बड़ा बोला है, इसका मतलब मेरे दोस्तों कि थीटा जो है वो बड़ा होगा और फाई आपका छोटा एंगल होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही आएगा इस क्वेश्चन का। कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि 0 से 90 डिग्री की टेबल में कॉस का मान जो है, जैसे जैसे 0 से 90 डिग्री की तरफ जाएंगे तो कॉस की जो वैल्यू वो घटती है, साइन की वैल्यू बढ़ती है। मेरे दोस्तों, अगर भाई दो एंगल थीटा और फाई दोनों ही 0 से 90 के बीच में, अगर कॉस थीटा छोटा है कॉस फाई से, तो इसका मतलब थीटा एंगल जो है वो बड़ा होगा और फाई एंगल छोटा होगा, तो ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। ये आपको समझ में आई? टेबल याद करिए, उसमें आपको साफ साफ ये दिखाई देगा। अगला सवाल बताइए, सवाल नंबर 155। बोलो, जवाब दीजिए मेरे दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर थीटा 0 से 90? अगर थीटा एक एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में है तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? मेरे प्यारे भाई, एक बात बताओ, अगर थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में, तो हर कोई जानता है कि कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी मेरे दोस्तों वो 0 से 1 के बीच में होगी। 0 से 90 डिग्री के बीच में कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है भाई 0 से 1 के बीच में आएगी। कॉस की टेबल देखो, 0 से 90 डिग्री 0 से 1 के बीच में आएगी। आप बताओ तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा मेरे प्यारे भाई? तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए, आप कोई भी नंबर लो जैसे 0.8 अगर कोई भी नंबर आप 0 से 1 के बीच में लेते हो तो उसकी पावर करने पर, उसका स्क्वायर करने पर वो और छोटा हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे कहूं कि 0.8 बड़ा है कि 0.8 स्क्वायर बड़ा है, बताओ। तो ये 0.8 का स्क्वायर होता है 0.64। 0.64 और 0.8 में जाहिर सी बात है 0.8 बड़ा है? मैं आपसे कहूं कि 0.8 क्यूब बड़ा है कि 0.8 स्क्वायर? 0.8 का स्क्वायर 0.64, 0.8 का क्यूब 0.512, तो जाहिर सी बात है 0.64 बड़ा होगा। अगर कोई नंबर 0 से 1 के बीच में है तो आप उसका स्क्वायर करेंगे, उसका क्यूब करेंगे मेरे दोस्तों, तो नंबर और छोटा हो जाएगा बढ़ने की बजाय। क्लियर है? कोई नंबर अगर 0 से 1 के बीच में तो आप उसकी पावर्स करेंगे तो नंबर और छोटा हो जाएगा। अगर थीटा 0 से 90 के बीच में तो कॉस थीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आएगी। जाहिर सी बात है, इसका मतलब कि कॉस थीटा जो है वो बड़ा होगा। कॉस स्क्वायर जब आप करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट। प्रेरणा थीटा का मान 0 और 90 डिग्री के बराबर नहीं है, 0 और 90 के बीच में है। बीच वाली वैल्यूज आपको लेनी है, 0 और 90 इंक्लूड आपको नहीं करना है भाई। अगर इस सवाल में सपोज ये हो जाता कि यहां इक्वल का साइन लग जाता मेरे दोस्तों, तो क्या होता? अगर इस सवाल में देखिए ये फर्क होता है, अब ये लगा हुआ है तो ग्रेटर, अगर मैं इसके नीचे लगा देता हूं तो ग्रेटर एंड इक्वल टू दोनों हो जाता है भाई। अभी तो दूसरी क्लास की बात है, मैं तो सिखाऊंगा नहीं आपको ये बिल्कुल भी है भाई। थीटा का मान 0 डिग्री से बड़ा है या बराबर है? थीटा का मान 90 डिग्री से
छोटा है या फिर बराबर है। तो उस केस में cos थीटा, अगर आप थीटा 0 डिग्री भी ले सकते हो तो cos 0 1 होता है, cos 90 0 होता है। तो उस केस में cos थीटा की वैल्यू 0 और 1 भी काउंट की जाएगी। तो इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, कि अगर आप cos थीटा को 0 लेंगे तो 0 या 0 का स्क्वायर करो बराबर आएगा 1, 1 या 1 का स्क्वायर करो इक्वल आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी ही ट्रू होगा फिर उस केस में। समझ में आया? इसके लिए आप दूसरी क्लास पढ़ के आइए कि बड़ा छोटा साइन कैसे लगाते हैं। सवाल नंबर 156 बताइए। यदि x 0 से 90 डिग्री के बीच में है तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स की वैल्यू क्या होगी मेरे प्यारे भाई? बोलो। अगर x 0 से 90 डिग्री के बीच में है तो साइन एक्स प्लस कोसेक एक्स जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन 2 होगा, ग्रेटर देन 2 ऑलवेज। मेरे प्यारे भाई, मेरे दोस्त, अगर मैं आपके सामने कोई नंबर लेता हूं एक पॉजिटिव नंबर है, ए जो है एक पॉजिटिव नंबर है। और आप कोई भी पॉजिटिव नंबर लो, है ना, ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव नंबर का मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन 0। अगर आप ग्रेटर देन 0 के बारे में बात करते हैं मेरे प्यारे भाई, तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि किसी भी नंबर और उसके रेसिप्रोकल का जो सम है मेरे दोस्तों, वो हमें उसकी मिनिमम वैल्यू 2 होगी या फिर 2 से बड़ी होगी मेरे दोस्तों। आप कोई भी नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम निकालो, वो उसकी जो वैल्यू होगी वो मिनिमम 2 होगी या फिर 2 से बड़ी होगी। मिनिमम वैल्यू 2 होगी। किसी भी नंबर उसके रेसिप्रोकल का सम हमेशा 2 से बड़ा होता है और मिनिमम वैल्यू जो न्यूनतम मान होता है वो 2। आप एक ही जगह 1 रखेंगे 2 आएगा, एक ही जगह 2 रखेंगे 2 से बड़ा, 3 4 5 कुछ भी रखो 2 से बड़ा आएगा। आप छोटा नंबर लेते हैं, सपोज एक ही जगह 0.1 रखते हो, सपोज एग्जांपल के लिए 0.1, तो कितना हो जाएगा? 10.1 हो जाएगा, जो कि 2 से बड़ा है। आप एक ही जगह कुछ भी रखो, हमेशा वैल्यू 2 से बड़ी ही आएगी मेरे दोस्तों। और मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी। वो भी कब? जब a बराबर 1 होगा। जब सवाल में x 0 से 90 डिग्री के बीच में बोल रखा है तो इसका मतलब साइन x का जो मान है भाई वो 0 से 1 के बीच में आएगा। आप बोलोगे जी सर कि साइन की टेबल में 0 से 90 तक मूव करोगे तो 0 से लेके 1 के बीच में वैल्यूज आती है। तो साइन एक्स प्लस कोसेक एक्स, कोसेक एक्स का क्या मतलब है? कोसेक एक्स का क्या मतलब है? तो आपका जवाब होगा सर कोसेक एक्स कुछ और नहीं होता, ये 1 साइन एक्स ही होता है मेरे प्यारे भाई। आप साइन एक्स की जगह कुछ भी वैल्यू रखो, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, हमेशा ग्रेटर देन 2 ही वैल्यू आने वाली है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली पॉजिटिव नंबर्स। क्लियर है? आप बोलेंगे हां जी सर बिल्कुल क्लियर है। कंसेप्ट क्या है मैंने वो भी समझा दिया, टेबल आपको याद होनी चाहिए। ओके, 157। अब दोस्तों यहां से मैं आपको रेडियन के बारे में अब डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज रेडियन। दोस्तों व्हाट इज रेडियन? मेरे प्यारे भाई, एंगल को नापने के 2 तरीके हैं। एक तो हम डिग्री में नापते हैं और एक हम रेडियन में नापते हैं। भैया यहां x का मान 0 से 1 के बीच में 1 के बराबर नहीं है। अगर साइन एक्स की वैल्यू, यार तुम क्यों नहीं समझते? आप केवल रटते हो, गणित को पढ़ते नहीं हो। अगर साइन एक्स का मान 1 होता तो ही तो वैल्यू 2 आ सकती थी। जब साइन एक्स का मान 0 से 1 के बीच में है, 1 के बराबर नहीं है, तो कैसे 2 वैल्यू आएगी? इसका मतलब इक्वल का साइन नहीं आएगा। अरे ठीक है, रटते क्यों हो? लॉजिक से क्यों नहीं सोचते? इधर देखिए मेरे दोस्त, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि रेडियन, एक एंगल को नापने के 2 तरीके होते हैं मेरे दोस्तों। हम एंगल को रेडियन में भी नाप सकते हैं और डिग्री में भी नाप सकते हैं। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा मेरे प्यारे भाई। जैसे ये
मैंने आपके सामने एक सर्कल बनाया, आप दुनिया का कोई भी सर्कल बना लीजिए, सब सर्कल एक जैसे हैं। और दोस्तों इस सर्कल का सेंटर है O, ये सर्कल का सेंटर है मेरे प्यारे भाई O, ठीक है ना। आप बोलोगे जी सर कोई परेशानी नहीं। तो अगर आप एक पूरा राउंड मारते हैं मेरे दोस्तों, तो ये पूरा राउंड होता है 360 डिग्री का। कितना होता है? 360 डिग्री। एक पूरा जो चक्कर होता है वो 360 डिग्री होता है मेरे प्यारे भी। आप बोलोगे जी सर इसमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। यानी कि ये सर्कल की जो पूरी सरकमफ्रेंस है, ये जो सर्कल की पूरी सरकमफ्रेंस इस सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनाती है? तो आपका जवाब होगा सर 360 डिग्री का एंगल बनता है कंप्लीट एक राउंड। अगर मैं इसको 360 बराबर टुकड़े कर दूं, जैसे ये एंगल पूरा 360 डिग्री का एक पूरा है भाई, इसके 4 बराबर टुकड़े कर दूं तो 90-90 डिग्री का एंगल आ जाएगा। ये एक एंगल 90 डिग्री का है जिसको आप जानते हो। अगर इस 90 डिग्री के एंगल के मैं 90 बराबर टुकड़े कर दूंगा, 90 बराबर हिस्से कर दूंगा, तो जो एंगल आएगा उसी को इंसान ने नाम दिया कि वो एंगल 1 डिग्री का है। सभी को मेरी बात समझ में आई? 360 के 4 बराबर टुकड़े करेंगे, ईच टुकड़ा 90 डिग्री का होगा। 90 डिग्री के 90 इक्वल हिस्से करेंगे तो एक टुकड़ा जो होगा 1 डिग्री का होगा। आप बोलोगे जी सर क्लियर? किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई भी समस्या नहीं है। अब बहुत बारीक बात देखते हैं मेरे दोस्तों, सभी को डिग्री समझ में आए कि डिग्री क्या होता है? क्लियर है? यस मेरे प्यारे भाई, ये मैंने आपके सामने सपोज 1 डिग्री का एंगल बनाया, 1 डिग्री। अब मैं इसके 60 इक्वल हिस्से कर देता हूं, 60 इक्वल हिस्से कर देता हूं, 60 इक्वल हिस्से। तो जो एक हिस्सा आएगा वो होगा जी 1 मिनट का, 1 मिनट का एंगल होगा। यानी कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते, 60 मिनट। ये घड़ी की सुइयों वाला मिनट नहीं है, ये एंगल वाला मिनट है, ठीक है ना। अगर आप 1 डिग्री के 60 इक्वल हिस्से कर दो तो हर टुकड़ा 1 मिनट एंगल कहलाएगा। यानी कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। सभी को ये बात समझ में आई? अब दोस्तों मैंने आपके सामने अब ये एंगल पकड़ लिया, सपोज ये एंगल 1 मिनट का है। अब इसके भी आप बराबर 60 टुकड़ी कर दो, बराबर 60 टुकड़े कर दो। एक जो टुकड़ा होगा उसे हम 1 सेकंड एंगल बोलेंगे। 2 बार लगाना है 1 सेकंड एंगल। यानी कि 1 मिनट में 60 सेकंड एंगल होता है। आपको मेरी बात समझ में आई? किसी बच्चे को कोई डाउट? बोलिए। किसी भी बच्चे का पढ़ने में ध्यान नहीं है, एक भी बालक का जो हो। एक बच्चा कह रहा है 60 ही क्यों? मणिकांत कह रहा है सर 60 ही क्यों? मणिकांत, तुम्हारा नाम मणिकांत ही क्यों है? तुम्हारा नाम रजनीकांत क्यों नहीं है? कि पिताजी ने मणिकांत नाम रख दिया, रजनीकांत उनके दिमाग में नहीं आया। रजनीकांत तुमको सूट भी नहीं करता है। जब आदमी पत्ता ओढ़ के रहता था ना, जब आदमी आदि मानव था, है ना, सांप चूहा बिल्ली मार मार के खाता था, और धीरे धीरे आदमी के अंदर बुद्धि आना शुरू हुई, तो हर दुनिया को समझने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है। जैसे लंबाई को नापने के लिए मीटर चाहिए, तो सारे लोग इकट्ठा हो गए और उन्हें बोल दिया कि आज से 1 मीटर मान लेते, चलो इतनी लंबाई को। वजन को नापने के लिए स्टैंडर्ड चीज चाहिए, तो ये वजन है भैया, ये 1 किलो का बाट है। पूरी दुनिया आज से इसे 1 किलो का बाट मानेगी, सारे कबीलों में भिजवा दिया। ऐसे ही जब लोगों में लड़ाई हो रही थी कि एंगल कैसे नापेंगे, दिशा कैसे नापेंगे, डायरेक्शन, तो सारे लोग इकट्ठा हुए। उन्होंने कि भाई जहां से सूरज निकलेगा वो ये दिशा है, पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। तो आदमी ने दुनिया को समझने के लिए अपने मन से कुछ चीजें फिक्स करी। समझ में आया? हो सकता है कि हमारे बड़े बूढ़े कोई नई चीज बनाते तो आज हम नई तरीके से पढ़ते हैं भाई। कोई आदमी कह देता कि ये पूरा एंगल 360 ना होके 500 डिग्री का है, तो आज हम 500 डिग्री पढ़ रहे होते इस पूरे एंगल को। इसके पीछे कोई लॉजिक थोड़ा ना कहां से दिया।
ये तो हमारे जो बड़े बूढ़े उन्होंने बोल दिया कि पूरी दुनिया आज से मानेगी कि ये पूरा एक सर्कल 360 डिग्री का, बात खत्म। क्यों मानेगी ये अपने बड़े बूढ़ों से पूछो, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब इसी के हमने 4 बराबर टुकड़े कर दी तो 90 डिग्री का हो गया। इस 90 डिग्री के एंगल के 90 बराबर हिस्से कर दो तो 1 डिग्री का एंगल आया। उस 1 डिग्री के हमने 60 इक्वल हिस्से करे तो 1 मिनट का एंगल आया। उस 1 मिनट के एंगल के हमने 60 इक्वल हिस्से करे तो 1 सेकंड का इक्वल आया। क्लियर, कोई दिक्कत। तो ये स्टैंडर्ड यूनिट है, इनके पीछे कोई गणित नहीं लगाया, ये इंसान ने अपने मन से फिक्स किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक डिग्री क्या होता है, मिनट क्या होता है, सेकंड क्या होता है, समझ में आया। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब ये तो है डिग्री में नापने का तरीका, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं भैया, जैसे अमेरिका, जैसे अमेरिका बोलता है दुनिया ऐसे चलती है। अमेरिका बोलेगा यहां बैठ, देश वहीं बैठ जाएंगे, ठीक है ना। तो अमेरिका जो है वो सबको डिसाइड करता है कि हम क्या पढ़ेंगे, क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। बहुत तगड़ी साइकोलॉजी है। अमेरिका बोला हम डिग्री विग्री में नहीं नापते चीजों को, जैसे मैं बोलूंगा वैसे करेंगे। वहां नापते हैं रेडियन में। तो रेडियन भी एंगल को नापने का ही एक तरीका है, दूसरा तरीका, ठीक है ना। चलिए समझने की कोशिश करिएगा। आप कोई भी सर्कल, भाई सर्कल की रेडियस मैंने माने कि सर्कल की त्रिज्या आर है, इस सर्कल की त्रिज्या आर है। आप बोलोगे जी सर। मेरे प्यारे भाई, मेरे दोस्त, एक बात जवाब दीजिए, समझने की कोशिश करो। तो रेडियन क्या होता है, तो सर्कल की रेडियस के बराबर लंबाई का चाप, सर्कल की रेडियस के बराबर लंबाई का चाप, सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनाता है उसको हम 1 रेडियन कहते हैं। सर्कल की रेडियस के बराबर, ये सर्कल की रेडियस है मेरे दोस्तों, सर्कल की रेडियस के बराबर लंबाई का आर्क। मेरे प्यारे भाई समझिए, ये है सर्कल की रेडियस आर, आर बराबर लंबाई का आर्क है। आर्क समझते हो ना, चाप। किसी भी सर्कल की त्रिज्या के बराबर लंबाई का चाप उस सर्कल के सेंटर पे जो एंगल क्रिएट करता है उस एंगल को हम लोग 1 रेडियन कहते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है? किसी भी सर्कल की रेडियस के बराबर लंबाई का आर्क उस सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनाता है हम उसी को 1 रेडियन बोलते हैं। आप बोलोगे जी सर कोई तकलीफ? रेडियन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, जैसे रेडियन लिखना तो रेडियन के 1 के ऊपर से चंदा लगा दो, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम? आर्क बेटा, आर्क सौवजन्या। The angle subtended by an arc equal to length of radius on center is called 1 radian. बेटा ये आर्क, ये वाला आर्क, ये आर्क ए बी, ये आर्क ए बी जो है इसकी जो लंबाई है वो जो है इस सर्कल की रेडियस के बराबर है। तो आर्क सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बना रहा है वो 1 रेडियन का है। ये परिभाषा दी अमेरिका ने। हम गरीब देश, हमने बोला ठीक है बाबूजी जैसे आप बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यानी कि आर लंबाई का आर्क सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बना रहा है वो कितना है? 1 रेडियन। किसी को कोई प्रॉब्लम? आप बोलोगे नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बताओ तो एक बात का जवाब दीजिए कि सर्कल की पूरी सरकमफ्रेंस कितनी होती है? तो आपका जवाब होगी सर 2 पाई आर। आर लंबाई का चाप सेंटर पे एंगल बनाता है 1 रेडियन, तो पूरा चाप तो 2 पाई आर है। सर्कल की भाई पूरी सरकमफ्रेंस कितनी होगी? 2 पाई आर। पूरी सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस जानते हो ना, परिधि, यहां से यहां तक दौड़ जाओ, 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर लंबाई का आर्क कितना एंगल बनाएगा? 2 पाई आर लंबाई का आर्क कितना एंगल बनाएगा सेंटर पे? दोनों तरफ 2 पाई से गुणा कर देंगे, 2 पाई रेडियन। सभी को मेरी बात समझ में आई? यानी कि पूरा जो सर्कल है इस सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा पूरे सर्कल की सरकमफ्रेंस? तो आपका जवाब होगा सर 2 पाई रेडियन। सर आप हिंदी में भी परिभाषा दीजिए प्लीज।
वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई का चाप वृत्त के केंद्र पे जो कोण अंतरित करता है हम उसे 1 रेडियन बोलते हैं। समझ में आ गया? आप एक्चुअली हिंदी में नहीं जानना चाहते परिभाषा, आप ऐसे जानना चाहते हो कि आपको समझ आ जाए। उसके लिए आपको काजू मुनक्का खाने होंगे। क्या आपको यह बात समझ में आ गई? आर लंबाई का आर्क सेंटर पे जो एंगल बना रहा है 1 रेडियन, पूरे जो सर्कल की सरकमफरेंस 2 पाई आर, 2 पाई आर लंबाई का आर्क सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा? 2 पाई रेडियन। इज इट क्लियर? यस क्लियर है। जबकि अभी अभी मैंने समझाया कि हम इंडिया वालों ने बोला था कि सर ये सेंटर है, सेंटर पे जो पूरा एंगल बनेगा वो 360 डिग्री का होगा, यानी कि, और ये कह रहे हैं कि 2 पाई रेडियन है, यानी कि यही 2 पाई रेडियन 360 डिग्री के बराबर है, यही 2 पाई रेडियन 360 डिग्री के बराबर है। आप बोलोगे जी सर यही 2 पाई रेडियन 360 डिग्री के बराबर है। आप बोलोगे जी सर इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। पूरे सर्कल की परिधि जो है वो सेंटर पे कितना एंगल बना रही है? मिलके कंप्लीट एंगल कितना बन रहा है? 360 डिग्री का बन रहा है। तो 2 पाई रेडियन ही 360 डिग्री के इक्वल हुआ। आप बोलोगे जी सर, तो यहां से ये कंसेप्ट निकल के आया, दोनों तरफ अगर मैं 2 से काट लूंगा तो पाई रेडियन का मतलब हुआ 180 डिग्री। पाई रेडियन का मतलब हुआ 180 डिग्री। सभी को समझ में आ गया? मुझे लगता है कि अब सभी को समझ में आ गया। फर्क समझिए मेरे दोस्तों, पाई और पाई रेडियन में फर्क है। पाई क्या है? पाई इज ए नंबर, 22/7 एक फ्रैक्शन होती है, इसी फ्रैक्शन को इंसान ने नाम दे दिया पाई। आपको मेरी बात समझ में आई क्या? बोलो, आनी चाहिए समझ में। 22/7 एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है जो भगवान ने सॉफ्टवेयर फिट करके भेजा सर्कल के अंदर, इसी को नाम दे दिया इंसान ने पाई। लेकिन जब उसके साथ लग जाता है रेडियन तो पाई का मतलब है 22/7, लेकिन पाई रेडियन का मतलब है 180 डिग्री। दोनों में फर्क है। क्या आपको ये फर्क समझ में आया? आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेट एग्जामों में सवाल आता है डिग्री और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने का, जैसे 5 पाई बटे 12 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करिए। ये सवाल आ गया मेरे दोस्तों आपसे, कोई दिक्कत है? अभी ये 19 पाई बटे 72 डिग्री को कन्वर्ट, पाई रेडियन को कन्वर्ट करिए डिग्री में। ऐसा सवाल आ गया आपके सामने, बताइए कैसे करेंगे? रणविजय कह रहे कौन सा चैप्टर चालू है सर? रणविजय चैप्टर चालू है तोप में गोला कैसे लगाएं। तो ये रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना सबसे आसान है। 5/12 ये पाई रेडियन है। हम जानते पाई रेडियन कुछ और नहीं होता 180 डिग्री। पाई की जगह 180 डिग्री रख दीजिए। 12 से 180 15 बार चला जाएगा, 15 पंजे 75, 75 डिग्री कर लेंगे। 19/72 पाई है ना, पाई रेडियन, पाई रेडियन की जगह आप 180 डिग्री रख दीजिए। आप बोलोगे जी सर 36 पंजे 36 दूनी 95/2 यानी कि कितना हो जाएगा? 47.5 डिग्री। 47.5 डिग्री आ गया। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो हम ये कह सकते हैं मेरे प्यारे भाई कि पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री है। तो आप मुझे बताओ एक रेडियन कितना होगा? एक रेडियन कितना होगा? या 1 डिग्री कितना होगा? 1 डिग्री बताओ यहां से। 1 डिग्री, 1 डिग्री ये 180। अगर मैं 180 को धर ले आऊं तो पाई बटे 180 रेडियन, पाई बटे 180 रेडियन। आप बोलोगे जी सर, तो 1 डिग्री का मतलब पाई बटे 180 रेडियन। सभी को समझ में आया? आप बोलोगे यस सर, ये बात हमें अच्छी तरीके से समझ में आई कि 1 डिग्री का मतलब पाई बटे 180 रेडियन होता है। एनी दिक्कत? नो, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है।
अब मैं आपसे कहूं कि मुझे कन्वर्ट करके बताइए, सपोज अभी किसको, 105 डिग्री को, 105 डिग्री को आप मुझे कन्वर्ट करके बताइए रेडियन में कैसे लिखेंगे। रेडियन में अब बताओ, 1 डिग्री का मतलब पाई बटे 180 रेडियन है, तो 105 डिग्री को जब रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बटे 180 से गुणा कर दीजिए। पाई बटे 180 से गुणा कर दीजिए। 5 से जाएगा दोस्तों, 15 से चला जाएगा 7 बार, और 15 से चला जाएगा 12 बार, तो 7 पाई बटे 12 रेडियन। सभी को समझ में आया? 7 पाई अपॉन 12 रेडियन। क्लियर? कोई दिक्कत बोलिए। सभी को कन्वर्जन समझ में आ गया? आप बोलोगे यस सर, कोई भी इसमें संदेह नहीं है। अरे ये क्यों मिटा दिया मैंने? तो 1 डिग्री का मतलब आया मेरे प्यारे भाई पाई बटे 180 रेडियन। दिस इज कंसेप्ट। अब मेरे दोस्तों, 1 रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन होता है ये समझिए। कई बार पेपर में सवाल आया है कि 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं। तो 1 रेडियन में एप्रोक्स लगभग ही निकाल सकता है इंसान 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड होते हैं। 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड रेलवे के पेपर में पूछा गया था, एसएससी में पूछा गया, तो 57 डिग्री होता है एप्रोक्स। 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड, यानी कि ये जो सर्कल की रेडियस के बराबर लंबाई का आर्क है, सर्कल की रेडियस के बराबर लंबाई का आर्क है, इस सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बना रहा है ये लगभग 57 डिग्री का है। एप्रोक्स 57 डिग्री का ये कोण है। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आया कहां से? भाई हर कोई जानता है कि 1 रेडियन इज नथिंग बट 22/7 पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, ये होता है। तो 1 रेडियन इज नथिंग बट 180 डिग्री बटे पाई, ये आ गया। पाई उधर चला जाएगा। पाई का कोई और मतलब नहीं है, पाई का मतलब है 22/7। पाई का मतलब है 22/7। पाई की जगह 22/7 रख देंगे। 2 से चला जाएगा 90 बार और ये 11 बार ऊपर पहुंचेगा, तो आ जाएगा जी 90 सत्ते 630/11 डिग्री, है ना। 2 से जब मैं काट लूंगा, 11 से भाग दूंगा मेरे दोस्तों, तो 11 पंजे 55, 8 0 11 सत्ते 77, तो कितना बचेगा? 3। 57 सही 3/11 आ गया। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं है? नहीं भाई, 11 पंजे 55 और कितना बच जाएगा? 8 0 11 सत्ते 77, 3 बच जाएगा। 57 + 3/11। आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे प्यारे भाई ये आया। अब मेरे दोस्तों 57 डिग्री तक तो ठीक है, ये 57 डिग्री तो ठीक है मेरे प्यारे भाई। क्या हम इसको मिनट में लिख सकते हैं? क्या हम इस चीज को मिनट में लिख सकते हैं मेरे दोस्त? भाई 1 डिग्री का मतलब होता है 60 मिनट, तो ये 3/11 डिग्री, तो 60 मिनट से गुणा कर देते हैं इसको हम लोग 60 मिनट से गुणा करते हैं। भाई डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करते हैं, 60 मिनट से गुणा कर देंगे, तो 60 थी 180/11 हो गया जी। ये तो 180/11 मिनट हो गया ना। बहुत छोटा एंगल था, मैंने मिनट में कन्वर्ट कर लिया। अब दोस्तों 180 को भाग करते हैं 11 से, तो 1 रेडियन कितना आ रहा है? 57 डिग्री प्लस 180 को 11 से भाग करूंगा तो आपका जवाब होगा सर 11 एकम 11, 7 0 11 छिंग 66, 16 मिनट बाहर जाएगा, बचेगा कितना? 4/11, 4/11 मिनट। आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाई की वैल्यू 22/7 होती है रमन। करता है बादल, इसलिए तो अप्रोक्स लिखा है। 1 रेडियन दोस्तों 57 डिग्री 16 मिनट हो गया। 57 डिग्री 16 मिनट हो गया। आप बोलोगे जी सर अब ये जो 4/11 मिनट है, ये जो 4/11 मिनट है,
इसको हम सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। अभी 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 4/11 मिनट में 60 सेकंड 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दोस्तों आएगा 240/11। 60 चौका 240/11। आप बोलोगे जी सर 240/11 मिनट, तो 1 रेडियन कितना आ जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर 57 डिग्री 16 मिनट। और ये क्या आ जाएगा भाई? 11 से जब भाग करेंगे 240 को, तो 11 दूनी 22, 20, 11 दूनी 22, एप्रोक्स जा रहा है, ये पूरा तो जा नहीं पा रहा, तो एप्रोक्स 22 बार जा रहा है, इसलिए 1 रेडियन को हम लोग 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड बोलेंगे, एप्रोक्स में आएगा आंसर। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम? सर 11 कहां से? अरे मनीष काटा नहीं ऊपर नीचे 180 और भाई काट लो ना, 2 से 90 और ये 11, 7 ऊपर पहुंचाएगा, नीचे 11 बचेगा। भाग भी नहीं करना जानते क्या? जिसको ना समझ में आए वो रट्टा मार ले। ठीक है ना, मैंने आपको समझा दिया कि 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, कैसे आया, क्यों आया, सब कुछ क्लियर है आपके सामने। अब आगे चलने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्तों। नेक्स्ट कंसेप्ट, ये मेरे दोस्तों आपके सामने मैंने एक सर्कल बनाया है और ये है सर्कल का सेंटर। दोस्तों इसकी रेडियस है आर। अब सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे सेक्टर। हिंदी में कहते हैं हम लोग इसे त्रिज्य खंड। देखिए मेरे दोस्तों, सबसे पहली बात समझिए, ये है कंप्लीट सर्कल। अगर इस सर्कल में से मैं इतना हिस्सा, आपने देखा ना पिज्जा, पूरा पिज्जा एक सर्कल होता है, और पिज्जा की जो एक स्लाइस होती है मेरे दोस्तों, वो उस पिज्जा का, उस सर्कल का एक सेक्टर होता है मेरे दोस्तों। तो ये मेरे प्यारे भाई आपको जो दिख रहा है ना, वो पिज्जा की एक स्लाइस से सेक्टर हो गया। सभी को समझ में आया ना, यानी कि ये वाला पोर्शन। ठीक है ना, कोई दिक्कत? ये जो है मेरे दोस्तों, यही है मेरे प्यारे भाई सेक्टर। क्लियर? आप बोलोगे जी सर, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे दोस्तों ये जो थीटा इस सेक्टर द्वारा, ये सेक्टर का आर्क हो गया AB, ये इस सेक्टर का चाप हो गया AB, जिसकी लंबाई मैंने सपोज L मान ली, कि चाप की जो लंबाई है वो L है। तो इससे जो सेंटर पे एंगल बन रहा है इस सेक्टर द्वारा थीटा, डिग्री में है ये, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल एंगल। हिंदी वाले भाई लिख लेंगे केंद्रीय कोण। हिंदी वाले भाई क्या लिखेंगे? केंद्रीय कोण, सेंट्रल एंगल। सभी को बात समझ में आए? आप बोलोगे यस सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो मैं आपसे एक चीज लिख रहा हूं भाई, ये बताओ थीटा डिग्री में है, थीटा अपॉन 360 डिग्री का क्या मतलब है? जवाब दो। इस बात का क्या मतलब है? मैंने आपके सामने एक फ्रैक्शन लिखी है, थीटा अपॉन 360 डिग्री, इस बात का क्या मतलब है? यार आप क्यों नहीं बताते हैं खुद? एक रेडियन, 1 डिग्री, क्या मतलब है पता नहीं। थीटा अपॉन 360 डिग्री का मतलब है कि ये सेक्टर सर्कल का, ये सेक्टर पूरे सर्कल का कितना हिस्सा है, ये सेक्टर पूरे सर्कल का कितना हिस्सा है, कितना पिज्जा आपको मिला, आधा, 1/3, 1/4, 1/6, कितना हिस्सा है। मैं आपके सामने एक सर्कल बनाता हूं और मैंने ये एंगल लिया जी 90 डिग्री का,
तो ये सेक्टर है आपके सामने, इस सेक्टर, इस सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो पूरे सर्कल का कितना हिस्सा, क्या आपको समझ नहीं आता? पूरा सर्कल होता तो 360 डिग्री, हमने 90 डिग्री लिया, 1/4, यानी कि पूरे सर्कल का 1/4 हिस्सा है, क्वार्टर सर्कल है, क्वार्टर सर्कल 1/4 हिस्सा। तो दिस नंबर इज रिप्रेजेंटिंग आउट ऑफ टोटल सर्कल, ये सेक्टर कितना पार्ट है। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर समझ में आया। अगर मैं आपसे कहूं इस सेक्टर का एरिया निकालना है तो क्या होगा? जवाब दीजिए। देखिए अब मेंसुरेशन भी इसी में कवर हो गया, मैं आपको नहीं सिखाऊंगा। इस सेक्टर का एरिया निकालना है तो क्या होगा? जवाब दीजिए। सेक्टर का एरिया थीटा डिग्री में है, यहां पे थीटा इज इन द डिग्रीज, थीटा इज इन द डिग्रीज। अगर आप पूरे सर्कल का एरिया निकालते, अगर रेडियस आर है तो पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहां पे आप पूरे सर्कल का थीटा बाई 360 डिग्री पार्ट ही ले रहे हो, तो पाई आर स्क्वायर का थीटा अपॉन 360 डिग्री। भाई आधा हिस्सा लोगे, आधे से गुणा, 1/4 लोगे, 1/4 से गुणा है। पूरे सर्कल का एरिया लेते तो पाई आर स्क्वायर, आप यहां पे थीटा बाई 360 डिग्री पोर्शन ले रहे हैं, तो पाई आर स्क्वायर में थीटा बाई 360 डिग्री से गुणा हो जाएगी। मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। आप मुझे बताओ ये आर्क AB की लंबाई क्या होगी? आर्क AB की लंबाई, AB के ऊपर ऐसे मैंने खींचा ना चांद की तरह, तो ये होता है आर्क L। इसकी लेंथ कैसे निकलेगी? जवाब दो जल्दी से। सब बालक जवाब देगा, फटाफट जवाब देगा कि अगर पूरे सर्कल की परिधि निकाली जाए, पूरे सर्कल की सरकमफ्रेंस निकाली जाए, तो वो 2πr होती है, 2πr। आप बोलोगे जी सर, लेकिन अब पूरे सर्कल की बात कर ही नहीं रहे, हम तो केवल इतने हिस्से की बात कर रहे हैं। तो ये जो हिस्सा है ये पूरे सर्कल का थीटा अपॉन 360 डिग्री पोर्शन है, तो 2πr का भी थीटा अपॉन 360 डिग्री आपको लेना है। किसी बालक को इसमें कोई डाउट आया है तो आप बोलोगे नहीं सर इसमें कोई डाउट नहीं। 2πr का थीटा अपॉन 360 डिग्री टाइम्स कर देंगे, 2πr का थीटा अपॉन 360 डिग्री टाइम्स theta upon 360 degree is a fraction which is representing the sector is what which part of circle। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर। तो यहां से L कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? अगर आप ध्यान से देखो तो 2 से, मैं R को इधर ले लेता हूं, 2 से 360 180 बार कट जाएगा, तो R गुणा ये पाई थीटा अपॉन 180 डिग्री हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई डाउट है? ऐसी हो जाएगा भाई, 2 से 360 180 बार कट गया, ये पाई आर को मैंने पहले कर लिया पाई थीटा। किसी बालक को इसमें कोई डाउट है? ऐसे लिख सकता हूं मैं? भाई ऐसे लिख सकता हूं। आप बताओ ये क्या है? सभी लोग जल्दी से जवाब देंगे कि ये चीज क्या है। ये चीज क्या है? हिंदी में ही है तरुण, इससे ज्यादा हिंदी की उम्मीद बिल्कुल ना करें। हिंदी में आर को हिंदी में बताएं क्या है ये? ये चीज क्या है? वेरी गुड भाई, ये थीटा की रेडियन वैल्यू है। यार अगर थीटा कोई एंगल है डिग्री में, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बटे 180 डिग्री से ही तो गुणा करोगे। जैसे आपके पास एक एंगल 60 डिग्री का है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बटे 180 से गुणा कर देंगे। कितना आ जाएगा? पाई बाई 3 आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर, यानी कि थीटा की रेडियन वैल्यू है, ये थीटा की रेडियन वैल्यू है। तो L बराबर आ गया जी R इंटू थीटा रेडियन। ये आज तक आप रटते हुए आ रहे थे, आपको समझ में आया? L बराबर R इंटू थीटा। किसी को कोई प्रॉब्लम है? चाप बराबर कोण गुणा त्रिज्या,
है चाप बराबर कोण गुणा त्रिज्या, एल बराबर आर थीटा। ध्यान रखना कि जो कोण है वो रेडियन में लेना होता है। ये जो कोण है ना ये आपको रेडियन में लेना होता है, रेडियन में है भाई। आर्क बराबर एंगल इंटू रेडियस। ये जो एंगल है आपको रेडियन में लेना है। समझ में आई आप लोगों को मेरी बात? किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई समस्या, किसी को कोई डाउट? भैया किसी बालक को इसमें कोई डाउट तो नहीं कि ये सब क्या है? सबसे पहले आप बताओ थीटा अपॉन 360 डिग्री का मतलब समझ में आया? व्हाट इज थीटा अपॉन 360 डिग्री? दिस इज, ये सर्कल सेक्टर जो है सर्कल का कितना हिस्सा है भाई? जब भी हम पूरे सर्कल की बात करते तो पूरे सर्कल के एरिया 2 पाई आर स्क्वायर होता है। परिधि जो होती है वो 2 पाई आर होती है। सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है। थीटा बाई 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सेक्टर का एरिया आ जाएगा। जैसे सपोज पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, अगर हम क्वार्टर सर्कल के एरिया निकाले, क्वार्टर सर्कल क्या होता है? ये जो 90 डिग्री का एंगल होता है क्या होगा? ये पूरे सर्कल का 1/4 है, तो 1/4, 1/4 से गुणा करते हैं कि नहीं? वैसे ही देखो, अब इससे ज्यादा नहीं एक्सप्लेन कर सकता मैं। आप बोलोगे ये सर समझ में आया है। मेरे दोस्त अगर आप समझने की कोशिश करो तो यहां से भी कंसेप्ट निकलेगा भाई। अगर मैं यहां से 2 अलग कर लेता हूं, 2 अलग कर लेता हूं, ठीक है ना, 2 अलग कर लेता हूं और पाई आर स्क्वायर बेस से मैं आर निकाल लेता हूं, आर, और ये पाई आर पाई थीटा अपॉन 180 डिग्री, ये कह सकता हूं। क्या मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या? आप बोलोगे नहीं सर काहे का गड़बड़, यू आर डूइंग टकाटक वर्क सर। बोलो सब, बोलो जल्दी से, है भाई, बोले कोई दिक्कत? 360 डिग्री को मैंने लिख लिया 2 गुणा 180, आर स्क्वायर को मैंने लिख लिया आर गुणा आर, बाकी सब ऐसे ही है, बाकी सब सेम ही है। क्लियर है ना? आप इसको 4 बार रिपीट करके देखिएगा, 5वीं बार में अपने आप समझ जाओगे। मैं कितना भी रिपीट करते दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। ये बताइए मेरे दोस्तों ये क्या है? क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ भाई? यही तो लेंथ ऑफ आर्क है, यही तो लेंथ ऑफ आर्क है, आर गुणा पाई थीटा अपॉन 180, यही तो लेंथ ऑफ आर्क है, यही तो लेंथ ऑफ आर्क है एल। यानी कि सेक्टर का जो एरिया है, एरिया का दूसरा फॉर्मूला भी हो गया हाफ ऑफ एल आर। ये कंसेप्ट आपको बहुत प्यार से समझना है। अगर आपको किसी सेक्टर के आर्क की लंबाई पता है और सेक्टर की रेडियस पता है तो उसका एरिया बहुत आसानी से निकाला जा सकता है, हाफ ऑफ एल आर करके, हाफ ऑफ एल इंटू आर। किसी बच्चे कोई डाउट? हाफ ऑफ एल इंटू आर। सपोज पेपर में यही सवाल आ गया कि एक सर्कल की जो रेडियस है, एक सर्कल की रेडियस जो है वो 8 सेंटीमीटर है और उसके एक सर्कल की रेडियस 8 सेंटीमीटर है, उस सर्कल के किसी सेक्टर के आर्क की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। अब बताओ सेक्टर का एरिया क्या है? सेक्टर का एरिया क्या है? किसी सर्कल की रेडियस 8 सेंटीमीटर है, उस सेक्टर के किसी आर्क की जो लंबाई है मेरे दोस्तों वो 15 सेंटीमीटर है। तब बताओ सेक्टर का एरिया, तो आप कहोगे सर हाफ एल आर, 15 गुणा 8 तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आंसर 1 सेकंड में। आप बोलोगे यस सर, हर एक कंसेप्ट को बहुत डिटेल में समझाया है, चाहे तो मैं रटवा भी सकता था पर भाई इससे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, समय की अपनी सीमाएं हैं। आप इसको रिपीट करके देखिएगा, आप सभी लोग समझ लोगे। ये बताइए जी, सवाल इस पे बेस्ड कर लेते हैं, 2-3 छोटे छोटे। 157, 2 कोणों का योग और अंतर क्रम से 135 डिग्री और पाई/12 है,
तब बड़े कोण का मान रेडियन में ज्ञात करें। बताइए, सबका कमेंट आ रहा है। अजीत भाई तुम्हारा भी आ रहा है। दो एंगल का सम 135 डिग्री है और डिफरेंस पाई बटे 12 है। तो दोस्तों ये रेडियन में दे रखा है भाई। पाई बटे 12 को जब मैं डिग्री में लिखूंगा तो 180 बटे 12 15 डिग्री हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। आपको दो एंगल का सम दिया है, दो एंगल का डिफरेंस दिया है, तो बड़ा एंगल क्या होगा बताइए? बड़ा एंगल क्या होगा भाई? अगर आपको दो संख्याओं का सम दिया जाए x प्लस वाई बराबर a और दो संख्याओं का डिफरेंस दिया जाए x माइनस वाई बराबर b, तो अगर आपको x निकालना है, बड़ी वैल्यू निकालनी है, तो दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए। तो a प्लस बी बटे 2, दोनों को जोड़ूंगा, एक बार दोनों को घटाऊंगा तो y बराबर आता है a माइनस बी बटे 2। इसको दिमाग में बिठाइए भाई। x निकालना है, दोनों को जोड़ के हाफ कर दीजिए। y निकालना है, दोनों को घटा के आधा करिए। अगर दो एंगल का सम 135 है, डिफरेंस जो है 15 है, तो जो बड़ा एंगल आएगा इन दोनों का एवरेज 135 और 15 150, 150 का हाफ 75 डिग्री, तो बड़ा एंगल 75 डिग्री का होगा मेरे प्यारे भाई। इसको रेडियन में कन्वर्ट करूंगा, 75 डिग्री को रेडियन में पूछा है तो पाई बटे 12 से 180 से गुणा होगी है भाई। 15 से जाएगा मेरे दोस्तों 5 और 12, यानी कि 5 पाई बटे 12 इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दो कोणों का योग और अंतर क्रम से 22 बटे 9 रेडियन और 36 डिग्री है, तो छोटे कोण का मान बताइए क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है। दो कोणों का सम 22 बटे 9 रेडियन है, डिफरेंस 36 डिग्री है, छोटे कोण की वैल्यू बतानी है मेरे दोस्त, और आंसर जो है वो आपको डिग्री में दे रखा है। भाई मेरे एक बात बताइए, दो कोणों का सम 22 बटे 9 रेडियन है, 22 बटे 9 रेडियन, तो 22 बटे 9 रेडियन को क्या आप डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो? 22 बटे 9 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 22/7 इंटू 7/9 रेडियन। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं मेरे प्यारे भाई? अरे बहुत दिमाग लगाना होता है दोस्त। दो कोणों का सम 22 बटे 9 रेडियन है। 22 बटे 9 कुछ नहीं होता, लेकिन 22 बटे 7 होता है पाई। 22 बटे 7 को ही हम लोग पाई कहते हैं, तो दोस्तों पाई रेडियन हो गया। 22 बटे 7 का मतलब पाई, तो 7 पाई बाई 9 रेडियन है। इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो पाई की जगह हम लोग क्या रख देंगे? 180 डिग्री, 180 डिग्री इंटू 7/9। पाई रेडियन को 180 डिग्री बोलते हैं, पाई रेडियन यूनिट्स है, तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 140 डिग्री। 140 डिग्री आया बाबूजी। तो दो एंगल का सम 140 है, डिफरेंस 36 है, तो छोटा एंगल क्या होगा? घटा के आधा करेंगे। 140 माइनस 36 104, 104 का आधा 52 डिग्री आएगा छोटा एंगल, ऑप्शन नंबर ए। सभी को समझ में आया? हाँ आदित्य, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन जी, ये बताइए अगला क्वेश्चन जवाब देंगे सवाल नंबर 159। सूरज भाई 22 बटे 7 को मैंने पाई लिख दिया, पाई रेडियन 180 डिग्री, ये पाई नहीं पाई रेडियन, जहां पाई रेडियन आएगा वो 180 डिग्री हो गया। 180 डिग्री रख दिया, पाई रेडियन की जगह 7/9। यार जो मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई, आपका दिमाग इतना तेज नहीं कि आप उसको 2 मिनट में समझ लो। आप इसको 4-5 बार रिपीट करके देखना, अपने आप समझ जाओगे। आप गुणा करके करना चाहते हो, गुणा करके कर लो, ये बताओ। अपनी मर्जी से गुणा करी जिससे पाई बन जाए आलोक। कैसे बालक हो यार, पता नहीं, दुष्ट किस्म के। सवाल नंबर 159 बताओ। फाइंड सेंट्रल एंगल मेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 11 एंड रेडियस 14 सेंटीमीटर। उस
चाप के केंद्र कोण का माप क्या होगा जिसकी लंबाई 11 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 11 सेंटीमीटर है। सेंट्रल एंगल आपसे पूछा है, लेंथ ऑफ आर्क 11 है, सर्कल की रेडियस 14 है। तो कंसेप्ट अभी समझा, एल बराबर आर इंटू थीटा। ये एल दिया, ये आपको आर दिया है, तो एल बराबर है भाई आर 14 इंटू थीटा आ जाएगा। तो यहां से थीटा मेरे दोस्तों आ गए 11/14 रेडियन में आए, रेडियन में। ठीक है ना। आप बोलोगे जी सर इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इसको आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। 11/14 रेडियन को आपको डिग्री में कन्वर्ट करना। मैं जानता हूं कि पाई रेडियन 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो 1 रेडियन जो होगा वो 180 बटे पाई होगा, 180 डिग्री बटे पाई। तो इसको 180 बटे पाई से गुणा कर देंगे, पाई। पाई का मतलब 22/7। ठीक है ना। आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं। 7 दूनी 14, 11 दूनी 22, 180 बटे 4 हो गया 45 डिग्री, 45 डिग्री। अब पिछले सवाल को भी ऐसे भी कर सकते थे। बी ऑप्शन इसका आंसर है। बहुत सारे बच्चे इसको कर पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ये बताइए, सवाल है आपके सामने 160। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें से? साइन 1 डिग्री और साइन 1 में कौन बड़ा? देखिए अगर कुछ ना लिखा जाए तो उसको हम रेडियन ही बोलते हैं। 1 रेडियन है, ये भी 1 रेडियन है। साइन 1 डिग्री और साइन 1 रेडियन में कौन बड़ा है? भाई मेरे दोस्तों ये 1 रेडियन का मतलब जो है 57 डिग्री है। मैं यहां पे आपको समझाने के लिए लिख देता हूं, ये जो 1 रेडियन है ये कुछ और नहीं है भाई, 57 डिग्री है। एप्रोक्स 57 डिग्री, 57 डिग्री। आप बताओ जैसे जैसे एंगल की तरफ बढ़ते हैं, 0 से 90 की तरफ बढ़ते हैं, साइन का मान जो है बढ़ता है। यानी कि साइन 57 डिग्री बड़ा होना चाहिए, साइन 1 डिग्री छोटा होना चाहिए। यहां ऐसा नहीं हो रहा, गलत है पहला स्टेटमेंट। जैसे जैसे 0 से 90 डिग्री की तरफ जाते हैं कॉस का मान घटता है। 0 से 90 डिग्री की तरफ जाएंगे कॉस का मान घटेगा, एंगल बढ़ेगा, एंगल बढ़ेगा तो कॉस का मान घटना चाहिए। यानी कि कौन 57 डिग्री छोटा होना चाहिए, कॉस 1 डिग्री बड़ा होगा। यहां पे उल्टा दे रखा है, ये भी गलत है। तो नन, कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी नन। टेबल देखो साइन कॉस की अपने आप दिखाई देगा। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 161 करते हैं मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट अरे बाबा यार क्या हो गया पता नहीं, तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो रही है। आगे चलें दोस्त, नेक्स्ट कंसेप्ट मेरे प्यारे भाई। कंसेप्ट ये है कि साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों की ही वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच में होती है। साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों की वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच में होती है। ये साइन थीटा कॉस थीटा की रेंज है। क्लियर है? कुछ बच्चे कहेंगे सर ऐसा क्यों होता है, मैं क्यों का जवाब भी दूंगा। देखिए साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। अब मेरे प्यारे भाई हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होता है परपेंडिकुलर से भी और बेस से भी, बराबर भी नहीं होता, बड़ा होता है हमेशा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर सपोज परपेंडिकुलर 4 है, 3 4 5 टिपरेट लगाते हैं, है ना, 3 4 5 टिपरेट लगाते हैं। अगर परपेंडिकुलर 4 है, हाइपोटेनस 5 है, तो वैल्यू तो 1 से छोटी आई ना। सपोज इसमें से कोई निगेटिव भी है
सपोज परपेंडिकुलर निगेटिव भी हुआ -4, तो साइन थीटा की वैल्यू आएगी -0.8, तो भी -1 से बड़ी है। -0.8 -1 से बड़ा होता है, यानी कि आप निगेटिव या पॉजिटिव भी करोगे, आनी वैल्यू -1 से 1 के रेंज के बीच में ही है, क्योंकि ये साइन थीटा की परिभाषा ही ऐसी सेट है कि हमेशा फ्रैक्शनल वैल्यू 1 से कम आएगी, निगेटिव है तो -1 से बड़ी आएगी। समझ में आया? क्लियर है? ये यहां से निकल के आया है। आप बोलोगे जी सर मेरे दोस्त, इसी तरीके से अगर मैं टेन थीटा और कॉट थीटा की बात करूं, तो टेन थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो माइनस का अनंत होती है, और मैक्सिमम वैल्यू होती है प्लस का अनंत। टेन और कॉट की जो रेंज होती है वो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है। अभी इनफाइनाइट क्या होता है कि ये नंबर लाइन है दोस्तों, 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अनंत तक नंबर जाते हैं, कोई पता नहीं। 0 से पहले -1 -2 -3 -4 -5 -6, और ये माइनस अनंत नंबर कहां से शुरू कहां पे खत्म किसी को कोई पता नहीं है ना। तो टेन थीटा की जो रेंज है वो कुछ भी हो सकती है, माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक कुछ भी हो सकती है। वो क्वाड्रेंट पे डिपेंड करता है। माइनस और साइन जो है ये केवल, ये माइनस जो साइन है ये एंगल की डायरेक्शन बताता है, ना कि लेंथ को बता रहा है। ये बता रहा है डायरेक्शन को, है भाई, क्योंकि जितनी जरूरी लंबाई है उतनी ही जरूरी डायरेक्शन भी है भाई। समझ में आया? केवल लंबाई लंबाई नापने से काम नहीं चलता दुनिया में, हमें दिशा भी बतानी होती है। बोलो, हर कोई ये जानता है कि टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटे बेस, लंब बटे आधार। अब देखो इसका रीजन क्या है भाई, परपेंडिकुलर और बेस राइट एंगल ट्राइंगल की दो लेग्स होती है, राइट एंगल ट्राइंगल की दो लेग्स होती है, परपेंडिकुलर और बेस, इस तरीके से ना। ये एंगल थीटा है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा बेस। आप ऐसा राइट एंगल बनाओ जिसमें परपेंडिकुलर बहुत बड़ा हो, बहुत बड़ा, अभी 1 करोड़ सेंटीमीटर, 1 करोड़ लंबाई का है, बहुत बड़ा, अनंत बड़ा, और बेस आप बहुत छोटा ले लो, इतना छोटा बेस ले लो कि 0.0000000000 कुछ भी कर सकते हो 1 सेंटीमीटर का। तो आप ये देख पा रहे कि जब बहुत बड़ी संख्या से बहुत छोटी संख्या, बहुत बड़ी संख्या को बहुत छोटी संख्या से भाग देंगे तो बहुत ज्यादा बड़ा नंबर आएगा जिसे इंसान स्टोर नहीं कर सकता, लगभग अनंत की तरफ। मतलब राइट एंगल ट्राइंगल की पोजीशन ही हो जाएगी कि ये तो बहुत बड़ा है और बेस बहुत छोटा सा, तो इतना सा राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, इतना सा। उस केस में टेन जो है वो अनंत के नजदीक हो रहा है, और अगर इसमें से आपने दोनों वैल्यू नेगेटिव ली तो भी अनंत के नजदीक हो रहा है। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लिया तो माइनस अनंत के नजदीक आ रहा है, यानी कि टेन थीटा का मान माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक कुछ भी हो सकता है। समझ में आया? ये भी यहीं से निकल के आई है। एक बच्चा कह रहा सर ग्राफ से समझाओ। भैया ग्राफ बनता ही इससे है। जो ग्राफ आप बना दो, बनेंगे कहां से? वो ऐसे वैल्यू रख रख के ही तो बनेंगे। मैं तो आपको वहां से सिखा रहा हूं जहां से ग्राफ बनते, ग्राफ तो बहुत बाद में आया, पहले ये परिभाषा आई। समझ में आया? जिसको देखे ये चीज ना समझ में आ रही हो तो जरूरी नहीं कि इनको समझाई जाए, आप इनको रट्टा भी मार लो तूता की तरह, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? इसी तरीके से कॉट, लेकिन सेक थीटा और कोसेक थीटा दो इंपॉर्टेंट रेंज हैं भाई। सेक थीटा और कोसेक थीटा दो इंपॉर्टेंट रेंज हैं, समझने की कोशिश करिएगा मेरे प्यारे भाई। सेक थीटा और कोसेक थीटा का जो मान है वो -1 से लेके +1 तक कुछ भी हो सकता है, बट सॉरी माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक कुछ भी हो सकता है, सेक थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू भी, लेकिन बट -1 से +1 के बीच नहीं होती। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बीच नहीं होती।
समझने की कोशिश करिएगा। सेक थीटा और कोसेक थीटा की जो रेंज है वो भी माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक कुछ भी हो सकती है, लेकिन सेक थीटा और कोसेक थीटा का मान कभी भी -1 से +1 के बीच में नहीं आता है। मेरे प्यारे भी, जैसे मैं आपके सामने नंबर लाइन समझाया, ये 0 है, 0 से पहले -1 आएगा, उससे बाद में +1 आएगा, और लास्ट में यहां तक अनंत है, ये पीछे माइनस अनंत है। तो सेक थीटा कोसेक थीटा की वैल्यू माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक कुछ भी हो सकती है, यानी कि ये रेंज पॉसिबल है, यहां कुछ भी मान डाल दो, ये भी रेंज पॉसिबल है, लेकिन -1 से +1 के बीच में सेक और कोसेक की वैल्यू कभी नहीं आती। मतलब मैं आपसे कहूं कि सेक थीटा का मान है 1 लाख, तो क्या ये पॉसिबल है? तो आपका जवाब होगा हां जी सर, ये पॉसिबल है। लेकिन मैं आपसे कहूं कि सेक थीटा का मान है 0.83, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? इक्वल का मतलब कि साइन थीटा के लिए -1 और +1 भी हो सकती है। तो आप कहोगे सर सेक थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच में नहीं आनी चाहिए, 0.83 आ रहा है, दैट्स नॉट पॉसिबल। ये सेक थीटा की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। इसके पीछे रीजन भी आपको समझना है। भाई सेक थीटा जो होता है वो होता है हाइपोटेनियस बटा बेस, हाइपोटेनियस बटा बेस, और हाइपोटेनियस की न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा ही बेस से बड़ी होती है। आपको समझ में आया? इसलिए सेक थीटा हमेशा 1 से बड़ा आएगा। मेरे प्यारे भाई, एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं, थीटा 5 12 13। तो अगर आप यहां से सेक थीटा निकालोगे तो सेक थीटा आएगा, हाइपोटेनस 13 है, बेस 5 है, 13/5। चूंकि हाइपोटेनस हमेशा बड़ा है बेस से, इसलिए वैल्यू आई 2.6। तो 1 से बड़ी आई है कि नहीं? कि हाइपोटेनस हमेशा बेस से बड़ा है, तो हाइपोटेनस से बेस का रेशियो हमेशा 1 से बड़ा होगा। लेकिन अगर कोई नेगेटिव है, सपोज हाइपोटेनस आपका 13 है, लेकिन बेस आपका नेगेटिव हो गया -5, तो ये वैल्यू आएगी -2.6, यानी कि -1 से छोटी हो गई। आप कुछ भी डाल लो, अगर आप पॉजिटिव वैल्यू लोगे तो 1 से बड़ी आ रही है, लेकिन अगर आप नेगेटिव ले रहे हो तो -1 से छोटी आ रही है, क्योंकि -2.6 में और -1 में -1 बड़ा होता है। कभी भी -1 और 1 के बीच में सेक थीटा आ ही नहीं सकता। अरे समझ में आया? किसी बालक को इसमें कोई डाउट है? कोई जरूरत नहीं है बादल। अरे यार यस और नो करके बताइए। -1 और 1 के बराबर हो सकता है, मैं बराबर हो सकता है, इसलिए मैं -1 तक गया हूं। सेक थीटा और कोसेक थीटा के वैल्यू -1 और +1 के बराबर हो सकती है। -1 एंड +1 के बराबर हो सकती है वैल्यू, लेकिन उनके बीच में नहीं हो सकती। सेक और कोसेक की वैल्यू -1 और +1 के बराबर जरूर हो सकते। जैसे सेक 0 कितना होता है? सेक 0 डिग्री 1 ही होता है, लेकिन -1 और +1 के बीच में नहीं आनी चाहिए। अरे यार अब तो समझ जाओ भाई, इतना डिटेल में आपको समझाया मैंने। कोसेक को भी लेने पर यही कहानी होगी दोस्त। सभी बच्चे एक सांस में यस बोलेंगे अगर उन्हें समझ में आ गई है वैल्यू तो। सभी बच्चे अब मेरे दोस्तों, अगर मैं ये बताऊं, स्क्वायर की रेंज पूछिए, बताओ साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की रेंज क्या होगी? दोनों की रेंज एक ही होती है, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो।
आपको ये बात पता है कि अगर आप किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी करोगे ना, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी करोगे तो भी वो पॉजिटिव ही आता है। साइन थीटा की रेंज है -1 से +1 तक, -1 से +1 तक, और बीच में आता है 0। ये साइन थीटा की रेंज है। जब आप स्क्वायर करोगे नेगेटिव, ये रेंज जो है जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी पॉजिटिव होकर इधर ही पहुंचेगा। चाहे पॉजिटिव का स्क्वायर करो चाहे नेगेटिव का स्क्वायर करो, आएगा सब इसी रेंज में, यानी कि ये आएगा 0 से लेके 1 तक। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में होती है, नेगेटिव नहीं आएगा। अब बताओ मेरे दोस्तों, इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं टेन स्क्वायर थीटा और कोट स्क्वायर थीटा की रेंज क्या होती है, तो आपका जवाब होगा सर टेन थीटा तो -अनंत से लेके +अनंत तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप -इनफाइनाइट से ये जो 0 तक है इसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आना है। आप किसी भी नेगेटिव, सपोज जैसे टेन थीटा -6 है, स्क्वायर करेंगे -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा ना पॉजिटिव, -3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा ना पॉजिटिव। यानी कि टेन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 0 से +अनंत के बीच में ही आएंगे, 0 to इनफाइनाइट। इसी तरीके से अगर आप सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा की रेंज निकालेंगे तो क्या होगा, जवाब दीजिए, बोलो। ये बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अंकित कह रहे हैं सर कमेंट रीड नहीं कर रहे हो, क्या होगा अंकित कमेंट रीड करके, क्या होगा मुझे बताओ। कमेंट रीड करो इनको। सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा की रेंज क्या होगी। यार देखो ये है सेक थीटा, सेक थीटा का मान -1 से लेके -अनंत तक कुछ भी हो सकता है, +1 से लेके अनंत तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन -1 से +1 के बीच में नहीं हो सकता। अब ये भी वैल्यू पॉसिबल है सेक की, ये भी वैल्यू पॉसिबल है सेक की। अब देखिए ये तो है ही नहीं, इसको तो मैंने इग्नोर ही कर दिया, ये तो है ही नहीं कहीं सी पिक्चर में, इसका स्क्वायर करने पर भी नहीं आएगा। अब ये नेगेटिव है, नेगेटिव रेंज का स्क्वायर करोगे, अगर आप इसका स्क्वायर करोगे, इस रेंज का स्क्वायर करोगे तो यही तो पहुंचेगी +1 से +इनफाइनाइट के बीच में। नहीं कि सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी, सेक स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू +1 होगी और मैक्सिमम वैल्यू +इनफाइनाइट होगी। समझ में आया कि नहीं। सेक स्क्वायर थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो +1 होगी और मैक्सिमम +इनफाइनाइट। मुझे लगता है समझ में आया है। चलिए करके बताइए दोस्तों जी इसका क्या आंसर होगा फटाफट। ये बताओ। टेन का मान -अनंत से लेके +अनंत तक कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी, कुछ सोचना नहीं है। -1 -2 -3 -1 करोड़ -100 +5 +6 वॉट एवर इट इज, एवरी वैल्यू इज पॉसिबल। जिसको नहीं समझ में आया वो बार बार रिपीट करके देख लो, 5-6 बार रिपीट करके देखते रहो। यदि सेक स्क्वायर थीटा ये है तो कब पॉसिबल हो पाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगर इस सवाल में सेक की बजाय कोसेक स्क्वायर थीटा भी कर देगा ना तो भी सेम आंसर आएगा। सेक की जगह अगर कोसेक भी कर देगा तो भी सेम उत्तर आएगा। कैसे कि आप जानते कि सेक स्क्वायर थीटा जो है उसकी मिनिमम वैल्यू 1 होती है। सेक स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू 1 होती है, हमेशा 1 से बड़ा होगा या बराबर होगा। तो यहां पे 4xy अपॉन
एक्स प्लस वाई स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। ये आपको ये बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे जी सर दिस शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। जब एक्स प्लस वाई स्क्वायर उधर चला जाएगा तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर जब ये वैल्यू उधर जाएगी तो 0 ऑलवेज ग्रेटर होगा। जब ये वैल्यू उधर जाएगी एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर में से 4xy घटाएंगे तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy में से 4xy घटाएंगे तो माइनस 2xy हो जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर जो है मेरे प्यारे भाई 0 के या तो बराबर या छोटा है। आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बताओ किसी भी संख्या का स्क्वायर, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर क्या कभी 0 से छोटा हो सकता है? नहीं। आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे, आप एनी रियल नंबर का स्क्वायर करेंगे, किसी भी वास्तविक संख्या का अगर आप स्क्वायर करते हैं, एनी रियल नंबर का आप स्क्वायर करते हैं मेरे दोस्तों, वो हमेशा 0 से बड़ा आता है या फिर 0 के बराबर आता है। 0 से छोटा नहीं हो सकता। तो x माइनस वाई का स्क्वायर कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता, 0 के बराबर जरूर हो सकता है। अगर 0 के बराबर तभी होगा जब x और y इक्वल हो। तो ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। क्लियर है? मुझे लगता है कि इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। लास्ट और सबसे अच्छा क्वेश्चन अब तक का, यदि ए और बी दो रियल नंबर्स हैं और 4 cos स्क्वायर थीटा ये है मेरे दोस्तों, तो ए प्लस बी का मान क्या होगा? जाहिर सी बात है आपको सवाल में ए और बी दो रियल नंबर्स बोले हैं और 4 cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू दी है, तो ए प्लस बी। ए प्लस बी तभी निकलेगा मेरे दोस्तों जब आपको ए और बी का मान पता हो। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ए और बी का मान निकालना है। मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि cos स्क्वायर थीटा जो है वो हमेशा 1 से छोटा होगा। cos स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है भाई मेरे प्यारे भाई। अगर मैं यहां से cos स्क्वायर थीटा निकालूंगा तो 4 उधर चला जाएगा, तो 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, ये एलजेब्रा है दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री तो है ही नहीं, प्लस 5 अपॉन मेरे प्यारे भाई 4 को जब मैं इधर ले जाऊंगा तो 4a प्लस 12b हो जाएगा। ये cos स्क्वायर थीटा आया। 4 को जब मैं इधर ले जाऊंगा cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा हमेशा ही 1 से छोटा होना चाहिए। cos स्क्वायर थीटा हमेशा 1 से छोटा होगा। कैसे? वो मैंने आपको कंसेप्ट में समझाया है ना। मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी मेरे प्यारे भाई। 4a प्लस 12 भी उधर चला जाएगा तो 4a प्लस 12 भी हो जाएगा। 4a प्लस 12b। आप बोलोगे जी सर ये इधर आएगा मेरे दोस्तों, तो 4a स्क्वायर माइनस का 4a प्लस 9b स्क्वायर माइनस का 12b और प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 0। ए के साथ मैंने ए वाली टर्म ले ली, बी के साथ बी वाली टर्म ले ली। आप बोलोगे जी सर अब बताओ क्या कर सकते हैं? नहीं सौजन्या भैया परफेक्ट स्क्वायर बन गया भाई। ये 5 है, 5 को ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस 4। अभी ये 1 और ये प्लस का 4 क्यों कर रहा हूं मैं? परफेक्ट स्क्वायर बन गया, परफेक्ट स्क्वायर है भाई। ये जो चीज है 2a माइनस 1 का होल स्क्वायर होगी, 2a माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये क्या बन गया मेरे दोस्तों? ये क्या बन गया? ये बन गया जी मेरे दोस्तों 3b माइनस 2 का, 3b माइनस 2 का परफेक्ट स्क्वायर बन गया होल स्क्वायर। बोलो इज लेस देन इक्वल टू 0। ये हो गया। कॉमन नहीं आएगा यहां से। क्या कॉमन ले लोगे यार? तू कैसे बालक हो भाई? परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये परफेक्ट स्क्वायर होता है। आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मेरे दोस्तों इस पे फोकस करना होता है, इस पे फोकस करना होता है, इस पे। जैसे आपको ये दिख रहा था 9b स्क्वायर माइनस 12b, ये आपको दिख रहा था। 9b का स्क्वायर होता है 3b का होल स्क्वायर। 12b का मतलब होता है पहले 2 बाहर निकालो, 2 गुणा 3b 6b हो गया, गुणा 2 ये हो गया। तो ये 2 दिख रहा है ना। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 4 ऐड करना होगा, 2 का स्क्वायर 4,
2 का स्क्वायर 4, जिससे कि 3b माइनस 2 का होल स्क्वायर बन जाए। एलजेब्रा आना चाहिए बेटा, एलजेब्रा। जिसको एलजेब्रा नहीं आता वो इस सवाल नहीं सीख सकता, ठीक है ना। वो तब सीखेगा जब एलजेब्रा पढ़ लोगे। परफेक्ट स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आना चाहिए। अब 2 परफेक्ट स्क्वायर का सम क्या कभी 0 से छोटा हो सकता है? भाई ये भी एक पॉजिटिव नंबर होगा, ये भी पॉजिटिव नंबर होगा, क्या इनका सम कभी 0 से छोटा हो सकता है? भाई 0 से छोटा तो कभी हो ही नहीं सकता। स्क्वायर करने पर कभी 0 से छोटा तो आ ही नहीं सकता, 0 के बराबर ही आ सकता है, इक्वल टू 0। आप बोलोगे जी सर। मेरे प्यारे भाई इक्वल टू 0, 2 रियल नंबर के स्क्वायर का सम तभी 0 हो सकता है जब इसका मान भी 0 हो और ये भी 0 हो। अभी भाई ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, तभी जोड़ के 0 आ पाएगा। कि अगर आप 0 के अलावा कुछ भी हुआ नेगेटिव पॉजिटिव तो इसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अगर आप इसको 0 करेंगे, 2a माइनस 1 को 0 करेंगे तो a की वैल्यू हाफ आएगी। यहां से 3b माइनस 2 को 0 करेंगे तो b की वैल्यू आएगी 2/3। तो a का मान है जी हाफ और b का मान है 2/3। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर। आपसे a प्लस बी पूछा, a का मान हाफ है, b का मान है 2/3 है भाई। एलसीएम लूंगा 6, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, यानी कि 7 हो जाएगा। 3 4 7। तो इस सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7/6। कितने बच्चे हैं जिनको ये सवाल समझ में आ गया? कितने बच्चे हैं जिनको ये सवाल समझ में आ गया? बहुत अच्छा सवाल था ये। ये थे ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक क्वेश्चन, जिनको हम बोलते हैं फ्लावर क्वेश्चन, फ्लावर क्वेश्चन, ठीक है ना। और ये मैंने आपको 162 क्वेश्चंस कराए। अब आपका पूरा बेसिक क्लियर हो जाना चाहिए। अब भी नहीं क्लियर हुआ तो आप कहीं से भी पढ़ लो, स्टाम्प पेपर पर लिखवा लो, आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं सीख सकते। फिर तो आप एक ही तरीका कि आप 9th क्लास में दोबारा एडमिशन ले लो, ठीक है जी। मैंने आपको इसमें हर एक कंसेप्ट को बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश की है। अब हम आगे चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट, ये है ट्रिग्नोमेट्री की शीट नंबर 2, ठीक है ना। अब ट्रिग्नोमेट्री की शीट नंबर 2 है। अब दोस्तों इस शीट में हम क्या पढ़ेंगे? शीट नंबर 2 में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री की सबसे बेसिक आइडेंटिटी बताई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस आइडेंटिटी पे जितने भी टाइप बन सकते हैं वो सारे के सारे टाइप इस आइडेंटिटी को पर्टिकुलर फोकस करके वो हम इस सीट में पढ़ेंगे। इसके सारे ही फॉर्मूले में बता चुका हूं, मैं दोबारा नहीं लिखना चाहता सेम बात को। जिसको फॉर्मूले याद ना हो तो भैया पहला या शायद दूसरा लेक्चर होगा, उसमें मैंने डिटेल में समझाए हैं, इसके हर एक फॉर्मूले को लिखवाया है ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे करके, उसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। आप शुरू करते हैं सवालों से। सवाल नंबर 1, साइन स्क्वायर 38 माइनस कॉस स्क्वायर 52 का क्या मान है? तो इसका मान है 0, ठीक है ना। अभी पहले मैं रिवीजन मोड में हूं, अभी ध्यान से देखिएगा। 38 और 52 सब 90 हो रहा है, तो जो साइन 38 है वही कॉस 52 है। साइन 38 इज कॉस 52, दोनों बराबर है, कैंसल आउट हो जाएगा, 0 इसका आंसर है। नेक्स्ट, सवाल नंबर 2, यदि कॉट ए का मान k है तो साइन ए का मान बताइए। कॉट ए का मतलब k/1। आप अच्छी तरीके से जानते कि कॉट जो होता है
वो बेस बटे परपेंडिकुलर होता है। साइन आएगा जी परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, यानी कि 1 बटे √1 प्लस के स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए, परपेंडिकुलर 1 होगा और हाइपोटेन्यूज आएगा √1 प्लस के स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। पीडीएफ में इसकी अपलोड करवा दूंगा, चिंता ना करिए। क्वेश्चन नंबर 3 जी, जवाब दीजिए इसका क्या आंसर है। यदि कोसेक थीटा ये है तो टेन थीटा बताइए। कोसेक थीटा होता है जी हाइपोटेनियस बटे परपेंडिकुलर। टेन हो जाएगा परपेंडिकुलर बटा बेस, ट्रिपलेट है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाइपोटेनियस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, परपेंडिकुलर तो बेस हो जाएगा 2xy। तो टेन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर परपेंडिकुलर अपॉन बेस 2xy। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। सीधा सीधा ट्रिपलेट है, आपको पता होना चाहिए, इस सवाल में कुछ भी नहीं है। जी ये बताइए दोस्तों, यदि 6x बराबर साइन थीटा है, 6 बटे एक्स बराबर कॉस थीटा है, तो 8x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा। हर कोई जानता है कि आपसे इस सवाल में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा है, कैसे आएगा, दोनों को जोड़ो। जब मैं दोनों को जोड़ूंगा तो 36x स्क्वायर प्लस 36 बटे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 36 तो कॉमन आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर 36x स्क्वायर प्लस 36 बटे एक्स स्क्वायर आएगा, 36 कॉमन आ जाएगा। और राइट हैंड साइड में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। इधर 36x स्क्वायर प्लस 36 बटे एक्स स्क्वायर, 36 कॉमन। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना आ जाएगा 1। सवाल में आपसे ये पूछा है 8, तो 36 नीचे आ जाएगा 1/36। आपसे 8x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा है तो 8 से गुणा कर देंगे मेरे प्यारे भाई। 8/36 हो जाएगा 2/9। 2/9 इस क्वेश्चन का आंसर है। वेरी बेसिक सवाल, आगे चलिएगा। जी ये बताइएगा, क्या होगा मेरे दोस्तों। एंगल का सम 90 है, 63, 27, 90, तो tan A cot B सेम है, कट जाएगा। ये देखिए यहां से tan 20 का मतलब cot 70, कोसेक स्क्वायर 70 माइनस cot स्क्वायर 71 अपॉन cot 53 का मतलब tan 37, sec स्क्वायर 37 माइनस tan स्क्वायर 37 1, तो 1 इसका आंसर आएगा। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट, जी ये बताइए, यदि ट्राइंगल एबीसी में एंगल बी राइट एंगल है और कोटे हाफ है तो इसका मान क्या होगा। बहुत बेसिक सवाल। ट्राइंगल एबीसी में अगर एंगल बी राइट एंगल है तो बाकी दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री। अगर एंगल बी राइट एंगल है तो बाकी दोनों ए और सी का सम 90 डिग्री होगा। कोटे की वैल्यू हाफ दी, आपसे पूछा है। अगर एंगल का सम 90 है, ए और सी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो साइन ए और कॉस सी इक्वल होगा, साइन ए कॉस सी इक्वल होगा। आपसे कॉट ए दिया है, कॉट ए, तो ये सब कुछ ए में कन्वर्ट करिए, ए में कन्वर्ट करेंगे। पर कॉस सी को आप क्या लिख सकते हो, कॉस सी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन ए, साइन ए प्लस कॉस ए। साइन सी किस में कन्वर्ट होगा, तो आपका क्या होगा सर, साइन सी कन्वर्ट होगा कॉस में। सी का कॉम्प्लीमेंट्री है, साइन किस में कन्वर्ट होगा, कॉस ए अपॉन साइन ए। आप बोलोगे जी सर ये हो गया, ठीक है जी। कॉट का मतलब है कॉस बटे साइन, कॉस ए अपॉन साइन ए बराबर हाफ। कि आपसे इस साल में रेशियो पूछा है, रेशियो देके रेशियो पूछा है मेरे दोस्तों, तो कॉस की जगह 1 रख दो, साइन की जगह 2 रख दो। कॉस की जगह 1, साइन की जगह 2, 2 और 1 3। कॉस की जगह 1, साइन की जगह 2, तो 1 - 2 - का 1,
तो ये आ जाएगा दोस्तों -3 और इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अरे समझ में आया आप लोगों को ना अभिषेक? ये सब कुछ ऑलरेडी बताया हुआ, ये पिछले ही सीट का रिवीजन की तरह है। अगर ए और बी दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं तो क्या आपको बताया नहीं है कि अगर ए और सी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं तो साइन ए कॉस सी के बराबर होगा, कॉस सी साइन ए के बराबर होगा, टेन ए कॉट सी होगा, कॉट सी टेन ए होगा, सेक ए कॉस एक्स सी होगा, कॉस एक्स सी सेक ए होगा। याद है कि नहीं? तो साइन ए और कॉस सी बराबर है, कट जाएगा। कॉस सी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइन ए। साइन सी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस ए। क्यों हुआ? क्योंकि सवाल में आपको कॉट ए की वैल्यू दी है, तो सब कुछ हम ना एंगल ए की टर्म में ले आए। अब रेशियो दिख रहा है ऊपर नीचे साइन और कॉस का। कॉट ए क्या होता है? कॉस ए अपॉन साइन ए। रेशियो देके रेशियो पूछा, कॉस ए की जगह 1 रख दो, साइन ए की जगह 2 रख दीजिए, आ गया उत्तर। बताओ यार कैसी सिंपल सी बात थी ये बताइए। यदि x और y दो एक्यूट एंगल है जहां x प्लस वाई 0 से 90 डिग्री के बीच में है और साइन ये बराबर कॉस ये है, तो tan x प्लस वाई का मान बताइए। देखिए सभी को दिख रहा है कि अगर साइन ए बराबर कॉस बी है तो दोस्तों एंगल का सम 90 होगा। इन दोनों का सम 90 करेंगे, -40 प्लस 40 कट जाएगा। 3x प्लस 3y को 90 करोगे, 3x प्लस 3y 90, तो x प्लस वाई 30 डिग्री आएगा। अब दोस्तों x प्लस वाई 30 डिग्री आ गया, यहां पे रखूंगा तो tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, तो 1/√3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत बेसिक सी बात थी ये। नेक्स्ट ये बताइए जी। दोस्तों यदि cot थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन cot थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर k प्लस 1 अपॉन 1 माइनस k है, वेयर k इज नॉट इक्वल टू 1, तो k का मान किसके बराबर है? जी जवाब दीजिए। बहुत ही बेसिक सवाल है मेरे दोस्तों। हर कोई बच्चा देख के क्या बता पा रहा है कि इसका आंसर साइन थीटा है। मुझे 1 माइनस के चाहिए। देखिए बहुत ही यार सिंपल सी बात है, आपको यहां सॉल्व नहीं करना, आपको यहां ना कंपेरेंडो डिविडेंडो लगाना है। ये साफ साफ दिख रहा है कंपैरिजन से, क्योंकि इस कॉट का मतलब है जी कॉस बटे साइन। कॉट थीटा का क्या मतलब है? कॉट थीटा का मतलब है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। कॉट थीटा का मतलब है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। आप बोलोगे जी सर ऊपर नीचे से कॉस थीटा कॉमन लेके कट जाएगा। ऊपर से कॉस थीटा कॉमन लो, नीचे से कॉस थीटा कॉमन लो, ये कट जाएगा भाई, ये कट जाएगा। अगर साइन थीटा को एलसीएम लिया जाए तो 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा मेरे प्यारे भाई अपॉन साइन थीटा उधर 1 माइनस साइन थीटा, ये चीज बनेगी। यहां जब आप कंपेयर करोगे मेरे प्यारे भाई तो आप देखेंगे बिल्कुल सेम चीज लिखी हुई है। 1 प्लस के लिखा हुआ है ना, 1 प्लस साइन थीटा, नीचे 1 माइनस साइन थीटा। बताओ के की जगह क्या लिखा हुआ है? साइन थीटा लिखा हुआ है। ये आप मेंटली देख सकते हैं भाई, कंपेरेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो भी सेम चीज आएगी। ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ये बताइए। चलिए यहां से कल करते हैं अब हम लोग। आज इतना ही छोड़ेंगे प्यारे भाई, बाय।